बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइए अपडेट्स क्या है मौसम की। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात ने आज लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और आज शहर में बारिश का कोई भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया महकमे मौसमियात की जानब से। और आइंदा 2 रोज़ तक मौसम खुश्क ही रहेगा। और दूसरी जानब दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर स्मोक की बात की जाए तो आज स्मोक जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले दिनों की निस्बत कम है। आज हवाएं 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक मौसम जो है वो खुश्क रहने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत भी कम होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए हैं। जी, तो शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बदलते मौसम में, और फिर जब धुंध वगैरह हो जाती है तो फिर तो डबल एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अपने साथ साथ आपको दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। जी, तो नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पहली खबर हमारे पास लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ठप, तमाम रूट्स बंद, चेयरमैन और CEO के एक दूसरे पर इल्ज़ाम। कोरोना मजीद 5 जाने निकल गया, 176 नए मरीज, डेंगू के भी 3 नए केसेस सामने आ गए। अठारह घंटे तक गैस प्रेशर डाउन, चूल्हे ठंडे होने लगे। सिस्टम का प्रेशर डाउन होने की वजह से शहर भर में सप्लाई में नुमाया कमी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पहले फेज में 4000 प्लॉट्स बनेंगे, प्लान तैयार। जी, तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर सिटी 42 के दुर्रे नायाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? दुर्रे नायाब, सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं जो कि है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की। तमाम काम जो है ठप है, रूट्स बंद हो चुके हैं। चेयरमैन और CEO एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। रूट्स में बसें तो बहुत अरसे से चलना बंद हो चुकी थी। अब देखें, ये एक इंटरनल इशू है जिसकी वजह से अब कंपनी की जो बाकी मानदा सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, सामने भी आना शुरू हो गई बिल्कुल है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, जब उन्होंने CEO उस वक्त के जो थे ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के, उनको सैक कर दिया था। सही। और उनको हटाने के बाद ओहदे से उन्होंने फौरी तौर पे तमाम इख्तियारात जो हैं वो कमिश्नर लाहौर डिवीजन उस वक्त के जो अब्दुल्ला सुंबल साहब थे उनको सौंप दिए थे। और उस वक्त से एक्चुअली ये बुनियाद पड़ी और तब ये डिसाइड हो चुका था कि ये कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है और इस कंपनी को चलाने की बजाय इसके कुछ ऑल्टरनेट्स ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। और ख़ास तौर पे जब मास ट्रांजिट अथॉरिटी बना दिया आपने, जिसके तहत लाहौर की तमाम बसें चल रही हैं, मेट्रो बसेस चल रही हैं, फीडर रूट्स चल रहे हैं, आपकी स्पीडो बसेस चल रही हैं और अब आपकी ऑरेंज लाइन चल रही है, तो उसके बाद लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जवाब रह नहीं जाता। ये मे भी उस वक्त दो ममालिक के दरमियान के तुर्क कंपनी जो आई और उन्होंने एक माहिदा किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस कंपनी का क़याम कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके जो फाइनेंशियल इशूज़ थे कि इसको कैसे चलाया जाएगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे, पैसे कैसे अरेंज होंगे, भारी तनख्वाहों पर लोग रख लिए गए, उनको टाउन हॉल के अंदर ही आपने दफ्तर में एडजस्ट कर दिया, लेकिन उसको रन किस तरह करेंगे, ये बहुत सारे इशूज़ थे। इस वक्त लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तो हालत अपनी जगह है, लेकिन जो उनके तहत लाई गई CNG की बसें थीं वो इस वक्त काट कबाड़ बन चुकी हैं। अगर आप टाउनशिप में जाके सिनी स्टार सिनेमा की बैक साइड पे इनका एक यार्ड है, वहाँ पे देखें तो आपको दर्जनों बसें जो है वो जो बसें रोड पे नजर आ रही थी उनकी हालत भी इतनी बुरी थी कि स्मॉग में हमने देखा सबसे ज्यादा धुएं का बायस ही वो बन रही थी। जी। और अब एक नई बहस छिड़ेगी कि आप बसें ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें लाकर लाहौर में जब चलाई जाएंगी, करोड़ों रुपए की बसें होंगी, वो कौन चलाएगा? क्या वो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाएगी
या वो महकमा ट्रांसपोर्ट चलाएगा, या वो गवर्नमेंट का कोई और सेटअप चलाएगा, या आपकी मास ट्रांजिट अथॉरिटी चलाएगी, ये भी डिसाइड होना अभी बाकी है। तो इसके बाद अगर वो काम भी इनसे ले लिया जाता है और इनकी बसों को रिप्लेस नहीं किया जाता और इलेक्ट्रिक बसों का काम किसी और अथॉरिटी या कंपनी को दे दिया जाता, तो फिर इस कंपनी का जवाब नहीं रह गया था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये कैप्टन सैफ अंजुम साहब थे, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, इससे पहले जो रह चुके हैं, उनके दौर में ये फैसला हो चुका था कि इस कंपनी को बंद कर देना है। सही। और इस कंपनी को रोल बैक करके इस कंपनी के सारे जो मुलाजमीन हैं उनसे जो तो दीगर महकमों से लाए गए हैं उनको वापस कर देना है, जो हायर किए गए हैं उनके से माजरत कर लेनी है, उनको उन्होंने फायर कर देना है। और दूसरी बात ये तय हो चुकी थी कि इस कंपनी को बंद करके ऑल्टरनेट ज़राए से जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाना है। सही। ये भी हो चुका था। अब ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब और मरियम खावर की जो लड़ाई है, ये इख्तियारात की जंग पहले आपस में थी, फिर जुबानी कलामी होती रही, फिर कोई ना कोई केस पुट करते थे, वो डाउन कर देती थी, कुछ ये करती थी, वो कर देते थे वो। अब तो बोर्ड की मीटिंग में बाकायदा ये सारी चीज़ें खुल के आमने सामने हो रही। और इसके बाद खुदा ना खास्ता फिर हाथापाई भी बात रह जाएगी कि किसी वक्त अफसरान एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। तो इस नौबत पे हम क्यों जा रहे हैं? लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का अब मुस्तकबिल जो है ना वो इंतहाई मखदूश हो चुका है। इसकी कंपनी का बंद करने का फैसला अब रोल बैक किस तरह करना है, कितनी बदमज़गी के साथ इसको बंद करके वापस करना है और इसके तमाम तर काम किसके सुपुर्द करने हैं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है। बंद भी हो जाता है, वो सही आप कह रहे हैं, कारकर्दगी इतनी बुरी है, तो ये जो इख्तियारात की जंग है, ये जो एक दूसरे पर इल्जामात हैं, इन मामलात का क्या होगा? अब ये देखें जी, ये सियासी इल्ज़ामात आ रहे हैं जी कि वो नून लीग ने लगाई थी, वो अब किसी और जमात ने लगाई हैं, कोई और अफसर किसी और ने तैनात किया है। भाई जिसके दौर में ज़ाहिर बात है अफसरान तैनात होते हैं उनकी वाबस्तगी तो स्टेट के साथ होनी चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात के साथ। तो ये तो बड़े लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं जी कि आप तो चूंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में आए थे तो आपकी तो वाबस्तियाँ वहाँ पे हैं जी। आप ये जो बेचारे भर्ती हो रहे हैं, इस दौर में आ रहे हैं, तैनात हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि जी आप पीटीआई के दौर में आए थे? बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसी बात नहीं होनी चाहिए। उनकी कैटेगोरिकली परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन होना चाहिए कि जी आप जिस भी दौर में आए थे आपने परफॉर्म क्या किया। हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है ना कि जो भी इदारे हैं वो रखते ही उन लोगों को हैं। आप उनसे पूछें, आपके पास 100 बसों का फ्लीट था फॉर एग्जांपल, आपने कितनी बसों के फ्लीट को संभाला, आपने कितनी नई बसें इन की, कितनी पुरानी बसों को रिपेयर कराया, कौन सी बसें आपकी रूट पे हैं? अगर 100 में से 80 भी आपकी बसें रूट पे हैं तो उसको सलूट करना चाहिए। 20 बसें तो हैंडलिंग में, मिसकैरेज में, किसी न किसी इश्यूज में हो जाता है उनके साथ। तो ये नहीं देखते भाई। अब इल्जामात क्या लग रहे हैं जी कि आपकी वाबस्तगी वहां से है, आपको उसकी बैकअप है, आपको फलानी पॉलिटिकल बैकअप है। और हाल ये है कि जो सैकड़ों मुलाजिम एलटीसी के अब उनकी तनख्वाहों में भी डिलेज हैं, उनके साथ और फाइनेंशियल इशू के अलावा उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि उनको पता ही नहीं कि हम आज नौकरी पे हैं और कल नहीं है। ये जो तलवार होती है ना, ये भी इंसान को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आप फैसला जब कर ही चुके हैं तो इसको अनाउंस करने के साथ से इसको रोल बैक करके इसको ऑल्टरनेट ज़राए में इस्तेमाल करें और कोशिश की जानी चाहिए कि तमाम मुलाजमीन को अब खपत उनकी किसी और महकमे में अगर हो सकती है तो करनी चाहिए। किसी को बेरोजगार करने से तो कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ऑब्वियसली इतने सारे मुलाजमीन अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो उससे मसाइल और भी बढ़ सकते हैं। तो दुर्रे ने आप अभी जो 1-2 आपको बसें नजर आ रही हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? उन बसों को किस तरह से रूट पर परमिशन दी जा रही है? जी चेयरमैन जो पीटीआई के गवर्नमेंट के लगाए गए हैं और जो सीईओ नून लीग गवर्नमेंट में लगाई गई थी, वो आपस में यही खेल रहे हैं। आप पीटीआई के हैं जी, मैं फलानी क्यों, और ये चल रहा है आपस में। और इतने ज़्यादा एक दूसरे को सुपरसीड करने के चक्करों में है, यानी कि मैं आपको नीचा दिखाने के चक्कर में, आप मुझे नीचे दिखाने के चक्करों में। और किसी को ये नहीं पता कि कितने रूट्स चल रहे हैं, कितने रूट्स पे कितनी बसें चल रही हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और उस्मान अलीम की खबर के मुताबिक भी तकरीबन बसें बंद हो चुकी हैं। और इस वक्त जो बसें खड़ी हैं आपके फ्लीट के अलावा यार्ड में, वो तमाम आपकी ख़राब हो रही हैं, खटारा बन गई हैं, उनका गल रही हैं, उनका लोहा गल रहा है, खुले आसमान तले खड़ी हैं, मौसमी हालात हैं। ज़ाहिर बात है लोहा तो आपको पता है कि ख़राब हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस ना की जाए तो हमारी वो तमाम बसें जो तुर्क कंपनी के ताउन से लाई गई थी वो इस वक्त ज़ाया हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे और जो हम इलेक्ट्रिक बसें लाने का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं होगा, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में कहेंगे जी, क्योंकि वो शहबाज शरीफ। अच्छा, ये कितनी एक अजीब और मैं निचली सतह की सोच है कि आप ये नहीं देखते कि वो स्टेट का पैसा लगा था, हमारे सरकारी खजाने से गया था पैसा, होगा तो किसका होगा? तो अब बसें तो आ गई, चाहे वो नून लीग लाई, चाहे वो तुर्क कंपनी लाई, या चाहे वो कोई और कंपनी लाई।
आपने ये देखना है कि हमारे टैक्सों के पैसों से वो पैसे गरीब आवाम के पैसों से आई बसें उनको संभालें, बजाय कि ठंडे कमरों में बैठ के चेयरमैनशिप इंजॉय करके सीईओशिप इंजॉय करके एक दूसरे पे सियासी इल्जामात लगाते रहें। कंपनी तो नहीं बच रही, फिलहाल तो यही सब कुछ हो रहा है। और वाकई आपने सही कहा, कंपनी तो नहीं बच गई, लेकिन अब उसके आगे जो बसों की सूरत हाल है वो देख के सिर्फ अफसोस ही होता है कि किस तरह से अवाम का पैसा जो है वो भी एक दिन ऑक्शन होगी जी, अखबार में इश्तिहार आएगा कि औने पौने दामों पर औने पौने दाम में जी ऑक्शन लोहे के भाव बेचने की बिल्कुल ऐसे ही काविश करेंगे। खैर नाज़रीन, अगली खबर की तरफ हम चलेंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, शहर में कोरोना के वार खतरनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं और मजीद 5 जाने जो हैं वो कोरोना की नजर हो गई हैं और इसके साथ साथ 176 केसेस भी सामने आए हैं। रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह से मरीज सामने आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर SOPs जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि शहर के अस्पतालों की सूरत हाल भी क्या है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है शहर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और साथ ही साथ इसी खबर के साथ ये भी लिखा है कि 3 डेंगू के मरीज भी सामने आ गए हैं। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, डेंगू का खतरा भी बदस्तूर है, केसेस डेंगू के भी रिपोर्ट हो रहे हैं, दोनों की सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं है। क्या कहेंगे दुर्रे ने आप? जी बिल्कुल, सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और अभी आप देखें ना जी कि 259 मरीज जो है लाहौर में आपके पास जो वार्ड्स में दाखिल है और अगर बात की जाए तो 91 ICU और 25 तशवीशनाक हालत में। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने पिछले 24 घंटों में 5 शहरी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। और इसके साथ साथ मैं हर रोज ये मेंशन करती हूँ, बहुत सारे मरीज रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे, नहीं हो रहे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिम्टम्स होने के बावजूद अल्लाह ताला की मदद से सर्वाइव कर गए, उनका पता ही नहीं लगा। सीरियस हुए, थोड़ा सा 1-2 दिन हालत बिगड़ी, कुछ रैंडम दवाइयाँ अपने मुआलिज जो उनके रेगुलर हैं रूटीन के उनसे मशवरा किया, रूटीन की दवाइयाँ ली और अल्लाह ताला ने उनकी सेहत दी, उनको संभाल लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना की वजह से जो SOPs राइज किए गए हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है या उनको सीरियस ना लिया जाए। बिल्कुल। अब मैं ये भी देख रहा था कि शादी हॉलों पे पाबंदी लगी कि शादी हॉलों के अंदर चूँकि सफोकेशन होती है और वहाँ पे जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जितनी भी हवा के आसपास क्रॉस करने के इम्कान कम होते हैं और तंगी होने की जगह की वजह से वहाँ पे लोगों को ममनू किया गया कि ये शादियाँ ना करें, आप इंटरेक्ट करेंगे, गैदरिंग होंगी, खदशात हैं, कोरोना बढ़ेगा। उन्होंने अपने सामने टेंट लगा के शादी हॉलों के सामने ओपन एरिया में पार्किंगों में टेंट लगा के वहाँ पे फंक्शन कराना शुरू करती हैं और बहुत सारे शादी हॉलों ने अंदर वाली अपनी जो उनका हॉल्स हैं उनको छोड़ के बाहर मार्कियाँ लगा ली हैं टेम्परेरी। तो ये हालात तो फिर वही पैदा हो गए। बात तो बिल्डिंग्स की नहीं है, बात तो है क्लोज गैदरिंग की, इंटरेक्शन की, लोगों के आपस में मिलने जुलने की। और शादी एक ऐसा इवेंट है कि खुशी में इंसान सब कुछ भूल जाता है और बुजुर्ग होते हैं आपके, बड़े बूढ़े होते हैं, वो प्यार करते हैं, सलाम देते हैं, गले मिलते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते। इज्जत एहतराम का भी एक दायरा होता है। फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप खुशी में नाचते हुए, मुबारक देते हुए एक दूसरे को छूते हैं, टकराते हैं और खुदा न खास्ता रिवायात है ना, खुदा न खास्ता देखें 300 की गैदरिंग आपको अलाउ की है, उसमें से एक भी बंदे के अंदर ये जरासीम मौजूद है, ये वायरस मौजूद है, तो उसके बाद अगर वो बाकी 299 लोगों का के लिए कितना खतरा बन सकता है, आपको क्या पता। और इतने वसाइल हमारी कौम के पास नहीं है, ना इतना वक्त है कि 300 के 300 बंदे जो हैं वो कोविड टेस्ट करा के किसी फंक्शन के अंदर जा सकें। तो हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जितनी हद तक कोशिश करनी चाहिए, SOP को फॉलो करना चाहिए और ये शादी हॉलों के बाहर जो हॉल बनाए गए हैं आर्जी, उनसे अवॉइड करना चाहिए। पार्कों में करें, ओपन करें, चंद लोग हों, फासला बरकरार हो, 6-6 फुट का। अच्छा दुर्रे, आप इसके साथ साथ चलें, इस पे तो किसी हद तक अमल दरामद हो भी रहा होगा क्योंकि चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है, शादी की तकरीबात में जाकर चेक भी किया जा रहा है। बाजारों की तरफ कोई क्यों नहीं आ रहा है? वहां पर तो रश आपके सामने, शहर की बड़ी मार्केटों में अगर आप हर रोज सूरत हाल देख लें तो ऐसी ही है। मैं ये देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, आपकी MCL ने और बाकी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ ने खास तौर पर ये आपके शादी हॉल वाले मैटर्स को थोड़ा हैंडल करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को 5-5 लाख तक जुर्माने किए जा रहे हैं कि वो बाज आ जाएं, क्योंकि इतने भारी जुर्माने देने के बाद ही थोड़ा बहुत असर होता है। बासियत कौम हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमें जल्दी असर नहीं होता। अब आपकी बात आ गई मार्केट पे, मार्केट के बाद आ गई कॉफ़ी शॉप्स पे, कैफ़ेस पे, आपके रेस्टोरेंट्स पे और ख़ास तौर पे वो गैदरिंग जहाँ पे नौजवान बड़े जाते हैं, घुलते मिलते हैं, रातों को देर तक बैठे रहते हैं, चाय खाने हैं, चाय ढाबे हैं, और फिर
अगला जो बात है वो ख़ास तौर पे वीकेंड्स के अंदर आपके बाज़ार हैं। बिल्कुल। और वो बाज़ार जो मुतवस्सित और कम आमदन वालों के लिए हैं, मैं उनकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आपके इचरा बाज़ार है, आपका अनारकली बाज़ार है, आपका नीला गुंबद है, आपके माल रोड के इतराफ दीगर मार्केटें हैं, उसके अंदर आप सिर्फ हॉल रोड बाजार के मनाज़िर देख लें। हॉल रोड की आप देख लें जी, बात कर लें, इतना कंजस्टेड है। हॉल रोड के अंदर जो प्लाजाज हैं, उनकी गलियां हैं, वो इतनी कंजस्टेड हैं कि वहाँ पे एक गली में बाजू का दो बंदे टकराए बगैर नहीं गुजर सकते। और अगर मैं इसी तरह अनारकली की तरफ वापस आऊँ तो बानो बाजार देख लें, आप दीगर बाजार देख लें, वहाँ भी ये हालत है कि बंदे से बंदा टकरा रहा होता है। तो हमने तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है ना। SOP का सबसे बड़ा फार्मूला और कोरोना से बचने का एक वाहिद फार्मूला मैं समझता हूँ वो डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपने किसी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात नहीं होंगे, और अगर आपने मास्क पहन लिया तो आपने अपने नुकसानात को और कम कर लिया। और अगर ये इंश्योर हो गया कि जिस जगह पे आप हैं अगले ने भी मास्क पहना है तो फिर उसके और मिनिमम चांसेस। अच्छा दुर्रन, आप इस पे मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अवाम को हम हर रोज़ कह रहे हैं कि एहतियात बरतनी है, डिस्टेंस मेंटेन रखना। मुझे दोनों तरफ से संजीदगी का वो आलम नज़र नहीं आ रहा। ना तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उतनी संजीदा है, ना तो हुकूमत इतनी संजीदा है, ना ही अवाम इतनी संजीदा है। तो वो मिलजुल कर फिर नताइज इसी तरह से हमारे सामने तो आएंगे। देखिए अना, जब से हम पब्लिक डीलिंग करते हैं ना, हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमने फील्ड में जाना है, हमने अच्छी बुरी जगह हर जगह जाना है, मसाइल में भी जाना है, लेकिन मैं खुद इतना एहतियात करता हूँ कि मैं मास्क नहीं उतारता और मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता जल्दी। मैं दूर से रहता हूँ, फासला दूर से सलाम करता हूँ बस करके, और जहाँ मौका मिलता है हाथ धो लेता हूँ। उसके बाद घर जाके कपड़े तब्दील करता हूँ और उसके बाद किसी जगह मैं अपना कर। ये चीज़ें अब हमें बहुत अरसे तक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो हमारी बुनियादों में शामिल है। सफाई निस्फ ईमान जो है हमारी बुनियादों में शामिल है इस्लाम की। तो हम उसको आज अगर हमें उस पर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है तो हमें कर लेना चाहिए, ये कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। नंबर 2, बाजारों में आप जाते क्यों हैं कि आपने पहले तो चलो ये होता था ना कि इंटरटेनमेंट होती थी। हमारी बहुत सारी देसी फैमिलियां लाहौर शहर के लाहौरी हैं, वो कहते हैं जी कि चलो कुछ नहीं आज बाजार ही चलिए, कोई विंडो शॉपिंग कर रही है। अब वो विंडो शॉपिंग करने जाते हैं तो एक फैमिली के साथ 3-3 लोग और जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। बहुत सारे सीरियस दुकानदार, सीरियस मार्केटें ऐसी भी हैं जहाँ पे उन्होंने बच्चों को बंद किया हुआ है। बच्चों को वो कहते हैं जी कि आप बच्चों को दुकानों के अंदर ना लेके, बच्चे बाहर खड़े रहे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी उनको थोड़ा सा डिस्करेज करना शुरू किया है, लेकिन उनकी तादाद 5% होगी, बाकी 95% के साथ क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। बिल्कुल ऐसे और ये एक ऐसा नामुराद वायरस है कि अगर किसी खुदा ना खासा बंदे को है और उसने हाथ यूं रख दिया, उसने हाथ यूं छू दिया, ये नॉर्मल चीजें हैं। आप स्टेयर्स से उतर रहे हैं, आप किसी टेबल पे आपने हाथ रख किया, और ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता भी नहीं चलता आप किसी दुकान पे जा रहे हैं। वायरस वहां पे रह गया अंतिल अल्लाह जब तक वो अपनी मौत की मुद्दत ना पूरी कर ले कि 6 घंटे 12 घंटे 10 घंटे में। तो हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बचाना चाहिए। सर्दी की वजह से ये वायरस बहुत ज़्यादा लीथल हो रहा है, बिल्कुल ऐसे, और बहुत ज़्यादा लोगों को हार्मली इफेक्ट कर रहा है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। गर्मियाँ थी ठीक है, लोग सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन आपका जुकाम, आपका नज़ला, उसके अंदर कंजेशन, सांस लेने में दुश्वारी, ये सर्दियों में ज़रा ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही साथ वो लोग जो कि मौसम की असरात से मुतासर हो रहे हैं, उनके लिए भी रिक्वेस्ट यही है कि आया वो कोरोना वायरस का शिकार है नहीं है, अपने आप को जो है अपनी फैमिली के लोगों से दूर रखें। बहुत नहीं की जाए, मेरे ख्याल से कम है, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रवैये हैं, ये वो रवैये हैं जिसकी वजह से हम दूसरों को भी परेशान करते हैं और सम टाइम जिस तरह से आप देख रहे हैं किसी की जिंदगी को भी नुकसान और अना इसमें CTO साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। उनको अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए शहरी जितना भी बाअसर ताकतवर हो, डेफिनेटली उसके ज़हन में कोई बाअसर और ताकत का नशा होगा तो उसने ऐसी हरकत की है। आम शहरी नहीं कर सकता, आप और मैं नहीं सोच सकते, बतौर हम जर्नलिस्ट ये नहीं सोच सकते हम किसी के साथ इस हद तक जाएंगे। ठीक है, हो जाते हैं, गाड़ी भी बंद हो जाती है, चालान भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें तस्सुबाना रवैया भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और ये पूरे वार्डन्स को डिमोरलाइज और उनके प्राइस में जो अदायगी को मुश्किलात का इजाफा करें। बिल्कुल ऐसे ही। और खुदा ना खास्ता मेन रोड, जेल रोड के मनाजिर थे, अगर वार्डन नीचे गिर जाए, कोई गाड़ी खुदा ना खास्ता गुजर जाए तो बहुत बड़ा वाकया भी पेश आ सकता है। खैर नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर ये है 18 घंटे तक गैस प्रेशर डाउन, चूल्हे ठंडे होने लगे, सारिफीन परेशान हैं। बार बार हम लोग यही खबर हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये तो दुरना है, आप गर्मी में जैसे सूरत हाल होता है, बिजली गायब है। अब जैसे सर्दियाँ आई हैं, हर रोज़ यही खबर होगी, फलां जगह पर एहतजाज, फलां जगह पर एहतजाज, गैस नहीं आ रही, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अगेन ये बात, क्योंकि निर्ख ऑलरेडी बढ़ा दिए गए। आपको ये कहना चाहिए गैस नहीं आ रही लेकिन बिल मतवातिर आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा है
कि सुई गैस से बिल मिस हो गया हो? बिल्कुल। कोई महीना आपने कभी सुना ऐसी खबर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। कोई आपकी याददाश्त में आती हो कि जी अब वो टाइम पे आ जाते हैं, वो टाइम भी इधर उधर नहीं होता, क्योंकि जी अब गैस नहीं आ रही थी, उसका प्रेशर नहीं था, वो गैस सप्लाई नहीं हो रही थी, तो इस बार जो सुई गैस है वो बिल ही नहीं देगी, बिल्कुल, या बिल में रिलीफ दे देगी, या फिर आपके जो बिल भूल गई, बिल नहीं आया जी। बिल लाजमी आते हैं, और ऐसे ऐसे बिल आते हैं हैरान कुन के आपको झटके लगते हैं। आपने नर्क ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं पहले और से ही। दूसरा इशू कि गैस की फराहमी की जो टाइमिंग होती है ना, वो इतनी ऑकवर्ड होती है कि आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते। गैस आएगी, बाज़ इलाकों में तो आधी आधी रात को आती है गैस, बिल्कुल, कई जगह पे अलल सुबह फजर के टाइम वो प्रेशर दे देते हैं, बिल्कुल सही कह किसी जगह पे आपको वो 4-5 बजे दे देते हैं कि दोपहर को खाना भी नहीं बन सकता। घरेलू सारिफीन प्रायोरिटी रहते हैं, लेकिन इस दफा तो घरेलू सारिफीन ही बहुत ज्यादा परेशान। और घरेलू सारिफीन को वो टाइम दिए हैं कि ना वो नहा सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ना वो पका सकते हैं। वो वाली बात जो है ना उनके सामने आई है कि दोपहर का खाना अगर बच्चों को देना है या फैमिली को देना है तो उनको गैस 4 बजे देंगे, बिल्कुल ऐसे। और अगर किसी को रात का खाना देना है तो वो 11 बजे लेट नाइट गैस का प्रेशर बहाल कर देंगे। नाश्ते के पहले जो है वो फजर के टाइम गैस आ रही होगी, और जब आप नाश्ते के लिए उठेंगे 7-8 बजे स्कूल जाने के लिए, दफ्तर से जाने के लिए, तो गैस जा चुकी होगी। ये छोटे शहरों में तो होता था पहले, लेकिन अब मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर जैसी सिटी में ये पहली दफ़ा जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि इस तरह भी अगर यही मैनेजमेंट करनी है तो ये मैनेजमेंट तो फिर बहुत अफसोस की बात है। आपको पता है कि इस मद में जितने भी नान रोटी वाली दुकानें हैं वहां पर भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। फायदा गैस नहीं आ उठाते रही हैं ना जी, फायदा उठाते हैं। जहां जहां सुई गैस के कनेक्शन लगे हैं, लोगों ने एहतियातन एलपीजी के सिलेंडर रख लिए हैं। ऐसे ही है। और वो ऑल्टरनेट ज़राए के जरिए अब खाना पकाने पे अपना दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। आपके ये जितने तंदूर वाले हैं, आपके जितने एलपीजी स्टॉक होल्डर्स हैं, जो गली मोहल्लों में हैं, उन्होंने अपने रेट्स रखे हुए हैं, और हर जगह जिसका जहां दाव लग रहा है वो चला रहा है, क्योंकि हमारा जो महकमा है ना वो ना अहली की इंतहाएं पार कर रहा है। 24 घंटे में से खबर के मुताबिक 6 घंटे गैस जो है, और वो इलाके तो अभी हम डिस्क्राइब ही नहीं उनको कर पा रहे जहां पे गैस आ ही नहीं रही है, दूर दराज इलाके। मैंने 6 घंटे की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दी है कि 24 घंटे में ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है कि बंदा ना सो सकता है ना रो सकता है। सारा दिन बंदा गैस के लिए जो है ना वो उल्टे सीधे टाइमों पे इंतजार करता है। और मुतासिरीन हमारे पैनल पे भी बैठे, पीछे से मुझे आवाज आ रही है कि गुलबर्ग के इलाके में भी बिल्कुल मैं कहता हूं मैं कहता हूं अगर ये कॉल आप लेना शुरू कर दें तो फिर शायद हम दोनों को बोलने का कम मौका मिले। ये वो इश्यूज हैं, उस पे लोगों ने कॉलें कर करके बताना है जी कि हमारे इलाके में क्या इशू है, हमारे इलाके में क्या इशू है। और यही अगर कोई खुली कचहरी सुई गैस वाले लगा लें, कोई एमडी उनका थोड़ी तरद्दुद कर ले, तो शायद उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि मैंने गैस को सप्लाई को किस तरह से मेंटेन करना है, कौन से इलाकों की सही जो है वो देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर क्या मैनेज नहीं करें। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे आके आपकी मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है कि अगर गैस कम है, आपने गैस टाइम रखना है, वो लोगों को प्रोवाइड करनी है, तो उसकी टाइमिंग भी कुछ ऐसी एडजस्ट कर दें कि कम से कम लोगों को भी पता हो। एग्जैक्टली और लोगों को भी पता हो, आप उसको मुश्तहर करें, उसको मुख्तलिफ मीडिया और ज़राए के ज़रिए उसको लोगों के ज़रिए पहुंचाएं ताकि उनको आइडिया हो। अगर आपने कोई टाइमिंग फिक्स करनी है फिर उस पर कारबंद रहें। अच्छा, इस पे कंप्रेसर वाले इशू भी बहुत देखने में आ रहे हैं। अगर एक मोहल्ले में 3-4 घरों ने कंप्रेसर लगा लिए हैं, वो इस तरह से गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आसपास वाले घरों में तो बिल्कुल भी गैस नहीं जाती है ना। बिल्कुल हक मानने वाली बात है, और इसमें हमें अपना जो इनफरादी अमल देखना चाहिए कि बतौर इंसान किसी का हक नहीं मानना चाहिए इस तरह से। आपने तो गैस खींच ली कंप्रेसर के जरिए, जो कि गैर कानूनी है। इदारों ने जिन्होंने एक्शन लेना था वो सो रहे हैं, और गैस जो है वो 2-4 लोग पूरे 20-25-30-40 लोगों की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। तो इसको भी यकीनी बनाना चाहिए। और हम जो सुनते थे कभी गैस प्रेशर्स वालों के खिलाफ, कंप्रेसर वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो भी सब बंद हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार ने सबको उनके हाल पे छोड़ दिया है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी महकमा है। अच्छा, आपने कहा सरकार ने सबको हाल पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे गैस चोरी वाले जो है ना लोग, यहाँ पे जो है वो परेशान हो रहे हैं कि गैस नहीं आ रही है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, बाहर से खाना लाने पे मजबूर है। कोई ये कोशिश नहीं करेगा कि कम से कम गैस चोरी वाले जो इलाके, इनको पता है कि ये इलाके हैं जहाँ पर गैस चोरी होती है, वहां पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर लिया जाए। अगर होगा भी तो आपको 1-2 दिन के लिए कार्रवाई नजर आएगी, और बड़े गैस चोर जो है वो उसी तरह से एक साइड देखें जी। आपको आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, आप लीक जो डिटेक्शन है वो कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा जो
कंजम्पशन डिटेक्ट कर सकते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका प्रेशर जो खींचा जा रहा है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन कोई जाए तो सही ना, कोई फील्ड में ना जाता है, ना किसी को परवाह है, ना किसी ने जाना है। हफ्ते में 1-2 खबरें प्रेस रिलीज के लिए आ जाती हैं और उसमें अपनी कार्रवाई दिखा रहे होते हैं कि एक जगह गए और ज़मीन से आपने जो है ना वो पाइपलाइन निकाली और उसको बंद कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं जी कि हमने जो गैस की चोरी पकड़ ली है। लेकिन जो ये टेक्निकल और एक सोफिस्टिकेटेड गैस चोरी की जा रही है बड़े पोश इलाकों में, बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ में, बड़े बड़े कारोबारी इलाकों में, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। फैक्ट्रियां हैं, आपने हमेशा छोटे सारिफीन, घरेलू सारिफीन उन पे हाथ डाला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो गैस चोरी हो रही है वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही बात है ना कि इस पे आपको प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक ही हल है कि आपके जो हाई लेवल के अफसरान हैं वो खुद मौके पे जाएं, चेरियां लगाएं, लोगों की बात सुने। अगर कोई इल्जाम दराजी भी करेगा, कितनी को कर लेगा। बिल्कुल। अगर कोई आके कहता है जी कि आपकी वजह से मुझे गैस नहीं मिल रही, आपकी वजह से मेरे इलाके में गैस चोरी हो रही है, आपकी वजह से कंप्रेसर लगे, आप चेक नहीं करते, कुछ ना कुछ सदाकत होती है। और उस वक्त ऊपर बैठा जो एमडी या दूसरा सीईओ लेवल का बंदा होता है उसकी आंखें खुलती हैं कि लाहौर में कितने मसले हैं और कितने मसले बढ़ गए हैं। अल्लाह ताला ने सुई गैस जैसे महकमे को इतना नवाज दिया है, उनको इतने अच्छे दफातर दिए हैं, इतनी अच्छी गाड़ियाँ दी हैं, इतने अच्छे उनको तनख्वाहें और मराद के पैकेज दिए हैं। अब उनका हक है कि वो शहरियों को फैसिलिटेट तो आवाम के साथ सलूक भी उतना ही अच्छा कर ले। यही तो बात है ना, जिसको जितना नवाज दिया है वो उतना ही आपको बर्बाद खैर, आप यकीन माने जिस दिन से मौसम तब्दील हुआ है हमारे पास कभी मीटर शॉर्टेज की, कनेक्शन ना होने की, गैस नायाब होने की यही खबरें आ रही हैं। और ये भी शायद सिपरा साहब की मेहरबानी है कि वो आगाह कर रहे हैं, लेकिन इदारे तो सो रहे हैं और हमारे रिपोर्टर और ये चीजें मेंशन करने का मकसद यही होता है कि कम से कम किसी को शायद होश आ जाए और जो सारिफीन इतने भारी भरकम बिल अदा करें उनके लिए कहीं आसानी भी हो जाए। इदारे बजाय कि शुक्रिया अदा करें किसी भी सहाफ़ती तंजीम का, किसी भी सहाफ़ती चैनल का, मीडिया, वो कहते हैं जी कि आपने तो हमारे से बड़ी ज्यादती कर दी। बिल्कुल ऐसे पहला जुमला सुनने को ये बिल्कुल ऐसे ही, बजाय कि वो उनका एमडी लेवल का बंदा कहे कि यार आपने मुझे घर में बैठ लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं ना है कि गैस आ नहीं रही और हम अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, रात को दिन तो नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। राजन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की, जिसके पहले फेज में 4000 फ्लैट्स बनेंगे, जिसका प्लान तैयार कर लिया गया है। जी दुरे नया। जी बिल्कुल, ये पहले भी एलडी कोशिश कर रहा था कि वज़ीर आज़म से इस मनसूबे का इफ्तिताह कराया जाए और नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए बहुत सारे महकमे को टास्क दिया गया था, हाउसिंग को भी दिया गया है, दीगर पंजाब के और महकमे भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क है वो नहीं हो पा रहा। एलडी के पास चूंकि एलडी सिटी की वाफर ज़मीन मौजूद है, इन्होंने कोशिश की कि वहाँ से थोड़ा सा चंक निकाल के एक दफ़ा इसको किक स्टार्ट कराएं मनसूबे को। वैसे तो 35,000 फ्लैट्स प्लान किए हैं, लेकिन पहले फेज़ में 4,000 फ्लैट्स के लिए 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसका PC1 अप्रूव हो जाएगा 1 दिसंबर को गवर्निंग बॉडी के इजलास में। उसके बाद इसकी टेक्निकल बाकी फिजिबिलिटी मुकम्मल करते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म से इसका इफ्तिताह करा के पहले मरहले में 4,000 फ्लैट, ये मामूली बात नहीं है। उम्मीद सी पैदा होना शुरू हो जाती है, जहां हम कहते हैं इतने फ्लैट्स बनेंगे, वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह करेंगे, तो टाइम कितना लगता है इस तरह के मंसूबों में? एलडी अगर करना चाहे, अगर वो चाहता है तो ऑरेंज लाइन बना सकता है, वो चाहे तो मेट्रो बस बना सकता है, वो चाहे तो बड़े बड़े जॉइंट्स खड़े कर देता है, आपके अंडरपासेस फ्लाईओवर्स बना देता है। और अगर पॉलिटिकल विल ना हो तो फिरदौस मार्केट भी नहीं, अंडरपास भी नहीं बनता। तो मैंने ये इतनी तमीद इसलिए मान दी है कि इसमें पॉलिटिकल विल बहुत मैटर करती है। ये इदारे खोखले ऐसे नहीं होते, इनके पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं जो इनको चला रहे होते हैं या इनको बिठा रहे होते हैं। अब रही बात 4000 फ्लैट्स की, ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। जो विजन है, जो इनका अंदाज़ा है, वाइस चेयरमैन LDSM इमरान इसमें बहुत प्रोएक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई भी दे रहे हैं। तो 3 साल में ये 4000 फ्लैट्स तो डिलीवर कर जाएंगे जिस विजन के तहत ये चल रहे हैं। अगर इससे लेफ्ट राइट होते हैं, पॉलिटिकल विल नहीं होती, पीछे अफसरान काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि LD में एक और भी रुझान है ना कि वो अपना फायदा देखते हैं LD अफसरान। अगर उनकी जेब में कुछ पैसे चार नहीं आ रहे जायज नाजायज जराए से या कोई फायदा नहीं हो रहा तो उन्होंने काम नहीं करना और फिर LDA से काम कोई ले नहीं सकता। ये तो हम जाने वालों को सलाम करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जी उनसे काम ले लेते थे, बिल्कुल सही कह और ऐसे ऐसे जॉइंट खड़े कर लेते थे। अब यही चैलेंज इस गवर्नमेंट को आ रहा है कि उस दौर में अगर इनसे काम लिया गया है ऐसे लोगों से जो काम करने के रवादार ही नहीं है, LD में अवाम जलील और ख्वार हो जाती है, उनके काम नहीं होते, लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, एक्चुअली परेशानी होती है। अब पीटीआई गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये है कि ऐसे लोगों से काम किस तरह लेना है और फिर पैसे चूंकि नहीं है,
LDA ज़मीन चिप इन कर रहा है, पैसे जो है बैंक ऑफ पंजाब से ये लोन ले रहे हैं इब्तदाई तौर पे, फिर जब लोग किस्तों की बंद में पैसे देंगे वापस आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा LDA खुद बनाएगा और जो ऊपर फ्लैट्स बनाएंगे वो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा और उसको पार्शली पेमेंट्स होती रहेंगी, जिस तरह किस्तें आती रहेंगी। ये एक मॉडल बनाया गया। अच्छा, कुछ लोगों की आसानी के लिए कोई ये प्लान बताया गया कि किस तरह से लोग खरीदारी का अमल जो है? देखिए, पहले तो सरकारी मुलाजमीन है, LDA मुलाजमीन है, उसके बाद रेस्ट ऑफ सरकारी मुलाजमीन है, फिर तीसरे टियर में आम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनको बैंक्स के थ्रू ही आना पड़ेगा, लीज एग्रीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें आसानी ये दी गई है 10 से 15 साल की भी लंबी आपको मॉर्गेज कराया गया है, ताकि आपकी किस्त जो है वो 15,000 20,000 हद आपकी इसके अंदर रहे, ताकि हर आम बंदा अफोर्ड कर सके मुश्किल और उसका 3 मरले का, 5 मरले का, 7 मरले का, ये 3-4 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर उसका अपार्टमेंट बन जाए। अपार्टमेंट बनेगा रिंग रोड के करीब, जो हल्लोकी का मकाम है जहाँ पे LD सिटी की डेजिग्नेटेड है, वो लोकेशन रखी गई है। प्राइम मिनिस्टर को वहीं इफ्तिताह कराना है और पहले झटके में इन्होंने 4000 फ्लैट्स का इनॉग्रेशन करा के काम स्टार्ट कर देना है। असल इम्तिहान वहाँ शुरू होना है। बिल्कुल कि फीता काट दिया गया, फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार हो गया, आपने फ्लैट्स भी डिज़ाइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए, टेंडर भी हो गए, लेकिन उसके बाद आपने उन फ्लैट्स को 3 साल का जो प्रोजेक्शन टाइम दिया है उसमें डिलीवर किया नहीं किया, कितने लोगों को दिया। और तीसरी बात, मुल्की हालात बड़े मैटर करेंगे कि आपके मुल्की हालात में लोगों के पास किस्त देने के वसाइल भी हैं कि नहीं हैं, चाहे वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। आपके तनख्वाहदार तबके के पास मुलाजमत रह गई है, कोई खरीदने की सकत रखेगा, सकत रखता है, किस्त अदा करने की किसी की सकत होगी, तो भी ये आगे चलेगा। तो ये 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 फैक्टर साजगार रहते हैं, अल्लाह ताला की मदद इस मुल्क में रहती है, तो मेरा ख्याल है ये 3 साल के अंदर अंदर बहुत हद तक ये परफॉर्म कर सकते हैं। सही। और इस पे शहरियों के लिए आसानी क्या दी गई है? कितने अरसे में उनको जो है वो कब्जा भी देखें, उनको 3 साल का प्रोजेक्ट, 3 साल में तो उनको कब्जा मिल जाएगा, लेकिन पैसे जो हैं वो आइंदा 10-15 साल के लॉन्ग पीरियड में मॉर्गेज जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है उस तरह करेंगे। उसमें सरकार जो है वो जो फ्लैट है, फर्ज करें अगर 5 मरले का या 3 मरले से हम लेते हैं, 3 मरले का फ्लैट 24 लाख 25 लाख का है, तैयार बना बनाया हर चीज, उसमें 3 लाख या 3.5 लाख रुपए जो है वो सरकार सब्सिडी डाल देगी अपनी। उसके बाद उनको आसान किस्तों पर ले जाके 15-20 साल की मॉर्गेज पे उसकी किस्त बननी चाहिए 15,000 पे, 12,000 पे मिसाल के तौर पे। तो ये वो फार्मूला है कि 10-15 साल तक कोई ना कोई उसको अफोर्ड कर लेगा। सरकारी मुलाजमिन तो कर लेंगे क्योंकि उनकी लगी फती तनख्वाह होती है और वो उनको, लेकिन प्राइवेट बंदे के लिए एक रिस्क होगा। आज नौकरी है, मुल्की हालात खराब हैं, कल नौकरी नहीं है। चलें जी, अल्लाह ताला से दुआ ही है कि हालात बेहतर रहें, आम आदमी के लिए बेहतर रहें, क्योंकि आम आदमी का वाकई कोई परेशानी हाल नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए माहौल को महफूज बनाना, खुशगवार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए सभी को मेहनत करनी है। लेकिन इस पर जो किरदार अदा कर रहा है एग्री टूरिज्म, इसके बारे में अगर जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग्री टूरिज्म जो है बहुत ज़बरदस्त इस पे मुहिम लेके चल रहा है और मिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसका मकसद क्या है, इससे क्या बेहतरी आएगी और इस प्रोजेक्ट का आइडिया कहाँ से आया, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, बाबर राजा साहब, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, ये चेयरमैन है एग्री टूरिज्म पाकिस्तान के। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक। बाबर साहब, ये जो माहौल हमारा इर्द गिर्द का है, स्मॉग की वजह से सभी परेशान नजर आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और इस पे सबसे ज्यादा बारहा यही कहा जा रहा है कि दरख्त जितने लगाएंगे माहौल को हम उतना साफ करेंगे। एग्री टूरिज्म ये जबरदस्त काम कर रहा है और ऐसे गार्डन इसमें जो है मदद उसकी भी फराहम है, ऐसे गार्डन की भी। ये आपको आइडिया कैसे आया? ये बेसिकली एग्री टूरिज्म का और ऐसे ग्रुप का एक कोलैबोरेशन है। पिछले 2 साल से हम लाहौर में काम कर रहे थे, जिसमें हम काफ़ी लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA हमारे साथ शामिल है। उनका एक प्रोजेक्ट है मियावाकी फॉरेस्ट, उसमें ऐसे ग्रुप ने सारे प्लांट्स दिए हैं। पूरे लाहौर में 51 जंगल लग रहे हैं, जिसमें से 4 लग चुके हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता वो लग रहे हैं। और CM पंजाब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। PM का विजन है, आपको पता है, जो ये काम बिलियन ट्री सुनामी है
उसमें ऐसे ग्रुप एग्री टूरिज्म अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सही सही। और इसी के तहत ये है कि जगह जगह पर दरख्त लगाए जा रहे हैं, और जैसे कभी हमने देखा कि लाहौर के बाद कराची में भी ये शुरू किया जा रहा है। कराची में स्टार्ट कर दिया हमारा लाहौर का तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं, और हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि जो पौधे हम लगाएं उसको और उसकी ओनरशिप भी दें किसी को, उसका बाद में हमें पता भी चले कि उनको बड़ा कैसे किया जा रहा है सारा कुछ। तो वो इसलिए हम हमारा प्रोजेक्ट छोटा था 6 महीने का, वो 2 साल में चला गया, क्योंकि ओनरशिप जब लोगों ने ली और उसके बाद साथ साथ सब आए, तो अब हमारे जो पौधे हैं वो माशाल्लाह 8 लाख पौधे बिल्कुल, और 10 लाख का आपने टारगेट रखा है। तो 2 लाख रह गए हैं, जिसमें कुछ PHA लगा रहे हैं और कुछ हम ऐसे गार्डन के साथ मिलकर लगा रहे हैं। कितना ताउन लोगों का रहा इसमें? ऑब्वियसली एक मुश्किल काम तो होगा, लेकिन आपने 8 लाख का फिगर जो है वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम है। इनिशियली थोड़ी मुश्किल होती है, लोग आते हैं साथ, लेकिन फिर दरमियान में पौधे का साथ ये है, प्लांट्स का मसला ये है कि उनको थ्रू आउट केयर चाहिए। एक दफ़ा कि आपको जोश और जज्बा तो होता है, उसकी हम कदर भी करते हैं, लेकिन उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसलिए फिर हम बड़ी अथॉरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, इस तरह के जब हमारे साथ कोलैबोरेशंस हुई तो हमें बहुत, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस और थ्रू आउट जो उसका ख्याल रखना वो बहुत अच्छा है। नेचर से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घरों के इर्द गिर्द, घर के आमने सामने सब्ज हरियाली नजर आए। आपने किस तरह से लोगों को इसके लिए तैयार किया, और फिर जो लोग देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, शामिल होना चाह रहे हैं, वो किस तरह से शामिल हो सकते हैं? हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखते हैं, मतलब जैसे हम 14 अगस्त है तो हम उनको कहते हैं कि यार आएँ और मुल्क के नाम, जबरदस्त चीज़ है कि लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, मुल्क के नाम का पौधा लगाए। 6 सितंबर है, हमारे इवेंट्स होते हैं, उसमें हम कहते हैं शहीदों के नाम के पौधे लगाएं। मुल्क को झंडियों के साथ साथ शहीदों इसकी भी ज़रूरत है, पौधों की भी ज़रूरत है। तो इस तरह की कैंपेन्स, फिर स्कूल के अंदर हम इसकी कैंपेन चलाते हैं। हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनके अंदर ऑटिज़म वाले हैं, हमारी एक पूरी टीम लाहौर में काम कर रही है, और वो बहुत सारी NGOs हैं वो साथ मिल गई, तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टीम डेवलप हुई, इनिशिएटिव लिया और फिर लोग उसमें शामिल होते गए। खैर, एग्री टूरिज्म की टर्म बताइएगा, ये है क्या? बेसिकली एग्री टूरिज्म, एग्रीकल्चर को हम टूरिज्म बना रहे हैं। हमारी 65-75% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। तो एग्री टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट था जो 10-12 साल से जिस पे हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो फसल जहाँ तैयार होती है हम उसको वहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं। सही, ज़बरदस्त। और जब वहाँ के मतलब अगर हुंजा है तो वहाँ पे चेरी बहुत अच्छी है, हम हुंजा में जाके चेरी की टेक्नोलॉजी, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, PhDs हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वॉलंटियर्स का काम है, NGO है, तो उसमें ये जितने लोग हैं उन सबको हम ऑन बोर्ड लेते हैं। वो अपनी रिसर्च वहाँ बताते हैं कि अगर चेरी है तो चेरी को सिर्फ मार्केट में अगर एक फार्मर ले जाएगा उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, और सारी मेहनत मार्केट जो है वो फार्मर की है। हम उनके वहाँ की जो औरतें हैं उनको कहते हैं कि आप इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं, ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीनें हमने वहाँ लगा दी, लोगों को, बच्चों को ऑनलाइन सेल पे लगाया। उस जगह जैसे कोई फेस्टिवल होता है उस जगह के सारे लोग, विमेन एम्पावरमेंट इसमें जो हमारा मेजर टॉपिक है, औरतें काम करती हैं, और घर के अंदर रोजगार के मौके भी लोगों को उनकी दहलीज पे मिल जाते हैं। तो इस तरह हमारे तकरीबन 113 फेस्टिवल्स हैं साल के, जो डिफरेंट जगहों पे होते हैं। ये हमारा एक प्लांट्स के अलावा एक काम है। एक बैसाखी मेला होता था पहले, बिल्कुल, जिसमें जैसे गंदम तैयार होती थी तो लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। हमने उसको ज़रा स्टडी किया और हमने देखा कि उससे एक एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी अच्छी किस्म की डेवलप होती थी। इसको हर क्रॉप में आना चाहिए। तो अब माशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, तकरीबन हर जगह पे जहाँ जो फसल तैयार होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं उस जगह की जाके, और फिर हम कंज्यूमर को लेके जाते हैं। कम से कम वो जो वहाँ के लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो जाती है, फार्मर्स की, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनका फल मिलता है, मेन स्ट्रीम में आते हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट का पता चलता है, उनको एक्सपोर्ट्स का, ऑनलाइन सेल्स का पता चलता है। तो एक ओवरऑल ये एक विन विन सिचुएशन है। सही, ऑर्गेनिक फूड पे भी काम किया जा रहा है। मुझे बताइएगा असल में है क्या? बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन आप इसको स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है? हम ये कर रहे हैं कि हम जितने फार्म्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको कन्वेंशनल से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर रहे हैं। सही। उसका फ़ायदा ये है कि हम केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र होते हैं इनमें, आपके इसमें केमिकल फ्री स्प्रे होते हैं जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट है। आप आजकल आप जो देख रहे हैं, ये हमारी बॉडी जो है ना हर किस्म की चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती है, हजम कर लेती है, केमिकल नहीं कर सकती। बिल्कुल। हमारे किचन से शुरू करें, आपके जितने मसाले हैं
उसमें ये सारे केमिकल वाले जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं और ये सारा कुछ, इसीलिए हम कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आ जाए, ऑर्गेनिक की तरफ आए। बॉडी में जो आपके जिस्म है, कभी किडनी में पथरी, कभी ये पथरी नहीं, बेसिकली वो केमिकल है जो हजम नहीं हो सकता, बिल्कुल, जो आगे नहीं हो सकता, तो बॉडी के अंदर हर जगह में आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट मिलते हैं। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल सीधा सा सिंपल सा है, जो 50 साल पहले हमारे वालिदैन ने, हमारे दादा ने वही लाइफ गुजारी है। अभी इन कुछ अरसे में हम कमर्शलाइजेशन की तरफ ज़्यादा आ गए हैं और इन चीज़ों को भूल गए, तो उसको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि आप काम के साथ साथ लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, जिक्र किया गया है इम्यूनिटी का भी यहाँ पर, तो मुझे ये बताइएगा, आजकल तो वैसे ही कोरोना के सीजन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है, तो इस पर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, इम्यूनिटी ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका अपना एक सिस्टम अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है जो किसी भी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को, किसी फंगस को खुद फाइट करता है। जब हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे आते हैं, जब हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल पे आते हैं, हम प्रिजर्व्ड खानों पे आते हैं, उनके अंदर इतनी मिक्सिंग है या इतने केमिकल, दोबारा केमिकल्स की बात आती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है सारे का सारा कंफ्यूज हो जाता है। उसको फाइट करना सिखाया गया है हर उस वायरस से, हर उस चीज़ से, जिस चीज़ से जो हमारी बॉडी में आती है। जब उसके साथ केमिकल आता है, चीनी की बात करें, 27 केमिकल हैं गन्ने को से चीनी बनाने में, 27 केमिकल यूज होते हैं। हमारे पैनक्रियाज सिर्फ शुगर को करते हैं, जब उसके साथ केमिकल्स आते हैं पैनक्रियाज कंफ्यूज हो जाता है, 5-10 साल में शुगर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम विद लिवर, सेम विद किडनी। तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो सिर्फ अब सुपर फूड्स में रह गई है, ऑर्गेनिक फूड में रह गई है। हमारी अपना बॉडी अगर फाइट करेगी तो करेगी, बाहर से कोई चीज़ आके नहीं करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए आप देसी चीज़ों में वापस आएँ, अर्थिंग करें, ज़मीन से रिश्ता दोबारा करें। और वो कहते हैं ना, नेचर के जितना आप करीब होते जाएंगे, आप उतना ही आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर होते जाएंगे। खैर, आगे कराची में भी आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो लेके आप चल रहे हैं, तो यहाँ लाहौर में तो आपने बताया इतना अरसा लगा, कराची में क्या प्लान है? कराची का एनवायरनमेंट थोड़ा सा लाहौर से डिफरेंट है। कराची में मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ की जो ज़मीन है उसमें पानी कम है। वहाँ हमारी कोशिश है कि हम जो B2B एक प्रोजेक्ट है, मतलब हम ओनरशिप देंगे कंपनीज को, लोकल स्टेक होल्डर्स को। वहाँ पे 4-5 अच्छे लोग हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं। एक तौफीक पाशा मुराद साहब हैं, फिक्सेट वाले हैं। इस तरह काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाह रहे हैं। उनको हम लेके आएंगे, उनको ओनरशिप देंगे। कंपनीज को KMC से बात हो रही है, वो उन लोगों को ओनरशिप देंगे। फिर जब ऑब्वियसली वहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं उनके ताउन के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। हम नेवी के शुक्रगुजार हैं। नेवी ने हमें एक जगह दी है 50 एकड़, जहाँ पे हमारी नर्सरी डेवलप हो रही है पिछले 6 महीने से। उस पर भी काम हो रहा है, वो भी हम शेयर करेंगे, उसकी भी डिटेल्स। तो इंशाल्लाह जी, जबरदस्त और गुड लक। ये बहुत जबरदस्त काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुपर फूड के बारे में बताइएगा, क्या है? सुपर फूड ये हैं कि जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर अगर हम कोई एक चीज़ लें जिसके अंदर सब कुछ हो, विटामिन पूरा हो, मिनरल पूरा हो, आपके प्रोटीन्स लेवल अच्छे हों, अमाइनो एसिड्स की मिकदार अच्छी हो, ऐसे सुपर फूड्स में पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम मोरिंगा का आता है, सोहांजना जिसको कहते हैं। सोहांजना पे हमारा एक फेस्टिवल सालाना होता है, और उसका जो पाउडर है वो अगर आप आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम ले लें कोई भी इंसान, तो उसके अंदर बॉडी की तमाम जितनी भी चीज़ें कमी है तो वो पूरी हो जाती है। जबरदस्त। इस चूँकि ये हमारा लोकल पौधा है मोरिंगा, तो इसको हम चाहते हैं कि इसको भी प्रमोशन मिले। हम 7-8 साल से इस पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह तकरीबन $8 बिलियन की इंडिया की एक्सपोर्ट हो गई है, जबकि ये हमारा लोकल पौधा था। दुनिया भर में इसकी पजीराई है। दूसरे 2 सुपर फूड्स में एक चिया सीड है, एक किनवा सीड्स है। ये दोनों भी हमारी प्रोडक्शन नहीं थी, ये भी दोनों साउथ अमेरिकन इनके जगह थी। तो इन दोनों को भी पाकिस्तान में लाया गया और अब इनकी लोकल प्रोडक्शन शुरू हो गई है। ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, लोगों को हम इसमें लेके आते हैं। इसका 1 किलो 2500-3000 का है। अगर गंदम कोई लगाता है उसका 1 किलो, उसके 40 किलो, उसका मन 1200-1300 का है। जबरदस्त। तो जब फार्मर को हमने इस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा, उनका भी भला हो रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। और जो एक सैचुरेशन है कि सबके सब गंदम और सबके सब चावल, वो भी कम हो रहा है, वो भी कम हो तो रहा है। एक इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और इस पे सबसे जबरदस्त चीज़ मुझे ये लग रही है, कम से कम फार्मर का कोई सोच रहा है, उनके लिए भी कुछ बेहतरी हो रही है। खैर, ऑलिव इंडस्ट्री पाकिस्तान के बारे में बताइएगा, ये क्या है? ऑलिव इंडस्ट्री जी पाकिस्तान में तकरीबन 9 साल से हम काम कर रहे हैं। अभी हमने नवा ऑलिव का फेस्टिवल किया है। ऑलिव के अंदर पिछली गवर्नमेंट्स भी, ये गवर्नमेंट्स भी बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। हमने 90% सब्सिडी दे रखी है
फार्मर को सिर्फ 10% उससे लगा रहे हैं। और पोटोहार का एरिया जितना भी है, चकवाल वैली हो गई, ये सारा जहाँ पे नीचे नमक की कानें हैं, वहाँ ऊपर कुछ उगता नहीं था, वहाँ पे इसके तजर्बे किए गए और एक सक्सेस स्टोरी सामने आई। अब उस पूरे इलाकों में हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 800 से ज़्यादा फार्म्स जो हैं बड़े और छोटे मिला के वो स्टार्ट हो गए हैं। जितने पौधे लग गए हैं अब तक, इस साल हमने सेलिब्रेट किया कि हम दुनिया के सबसे बड़े, स्पेन को हम पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे बड़े ऑलिव के प्रोड्यूसर बने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि बाकायदा तौर पर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, कोई काम करने के बाद लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और फिर उसको सेलिब्रेट अच्छे तरीके से किया जाता है। स्पेन दुनिया में सबसे ऊपर है इस वक्त। हमने इस वक्त स्पेन से ज़्यादा पौधे लगा दिए हैं। हमने सिर्फ 15% एरिया को कवर किया। आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में अब 85% और पोटेंशियल है इसमें ऑलिव में, और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है इसकी सब्सिडी जारी रखें। इसमें बहुत बिल्कुल, इस पे ताउन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी दरकार होता है। 8 to 10 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट है, जिससे हमारा कितना बजट का जो हमारा खसारा है वो जाता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ऊपर आएगा अगर ऑलिव को ऐसे ही जारी रखा जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त काम है जो एग्री टूरिज्म और ऐसे गार्डन के ताउन से किया जा रहा है और बिलाशुबा सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक। बिलाशुबा ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और इस पे जितना इसको आगे एनहांस किया जाएगा उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतरी भी होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द। बहुत ज़्यादा लोग परेशान नज़र आते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं कमर दर्द की वजह से, क्योंकि आपने बैठना एक ही पोजीशन में काफ़ी देर के लिए होता है, तो कंधों में, शोल्डर में दर्द रहना, इसके साथ साथ कमर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। बहुत सारे नौजवान इन मसाइल का हमें शिकार नज़र आ रहे हैं। असल वजूहात क्या हैं, किस तरह से विटामिन्स का इस्तेमाल, तो सभी लोग फिर ऑल्टरनेट पे जाते ही जाते हैं। किस तरह से हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। धूप कहा जाता है कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो टाइम सो के गुजार देते हैं। तो किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हड्डियों का भुरभुरापन है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान नजर आते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सदर पीएमए भी हैं और साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आजकल नौजवान जो हैं, ज्वाइंट्स की दर्द, छोटे छोटे दर्द जो हैं वो नजर आते हैं, हम सेल पसंद बहुत हो चुके हैं, क्या ये वजह है? देखिए, ऐसा कहना कि आजकल कोई जोड़ों के दर्द आ गए हैं, ये जब से गालबन इंसान पैदा हुआ उस वक्त से दर्दें जो इंसान के साथ हैं। एंड पेन इज़ अ ब्लेसिंग इन अ वे, कि दर्द जो होती है इट इज़ अ सिम्टम कि जब इंसान सोचता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है और मुझे किसी मुआलिज को दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसी दर्द जैसा कि अब देखने में आया है कि 15-16 साल के बच्चों के अंदर दर्दें हैं, वो लोग जो है कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। उसके बारे में मतलब हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स वरीड हैं, कौम को भी मिन हैसुल कौम उसके साथ आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग भी इसके साथ कंसर्न रखते हो, एंड आई कैन सी दैट यू आर वरीड अबाउट इट टू। तो उसके लिए जो ये ज़रूरी है कि हमें अपने आप को कोई ना कोई देखना चाहिए। वी हैव टू लुक इनटू अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी डाइटरी हैबिट्स के बारे में। और सबसे बड़ा जो देखे मैं अर्ज़ करूँ कि मैकेनिकल सब चीज़ें हम वी स्पीक अबाउट द पेन, अलाबला सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट वी नेवर थिंक ऑफ कि हमारे ऊपर जो सोशल स्ट्रेस होता है, हाउ इट प्लेज इट्स मतलब रोल के जो सारी चीज़ों को आगे लेके आते हैं। पहले हम सेहत की डेफिनेशन के लिए क्या करते थे कि सोशल वेलबींग का उसमें कोई तस्करा नहीं था, इट वाज जस्ट सिंपल अ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो उसको हम हेल्थ के लिए, बट नाउ द डेफिनेशन हैज़ बीन चेंज्ड। अब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दैट हैज़ बीन मेड इसेंशियल उसके लिए। अब बच्चे को हम क्या करते हैं, 9वीं 10वीं के साथ आते हैं, अभी तो माशाल्लाह चले और स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, वरना मेरी उम्र के वक्त में सिर्फ 2 ही स्पेशलिटीज़ थी जी, या डॉक्टर बना लो या इंजीनियर बना लो, उसके अलावा जो फिर उसके बाद जो चलेगा। तो ये जो हमने बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस अपॉन करते हैं, और बीइंग पेरेंट्स भी उनके अपने आप के ऊपर भी हम मतलब जुल्म कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। फिर मुआशरे के अंदर जो हमारे है कि कती किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, कोई हमें जॉब के लिए कि आगे क्या करना चाहिए, कोई प्रोफेशनल हमें चीज़ें सोचने देखने की खातिर वो भी नहीं।
अब ये जो मसाइल आपने तस्करा किया ये उन लोगों के हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत रहमत दी हुई है। वेरी राइटली यू हैव सेड कि सुबह का वक्त है हम सोते हुए गुजारते हैं, हमसे मुराद वो जो कि सस्टेनेबल हो, सो कॉल्ड सस्टेनेबल होगा। तो वो अब जो एक्सरसाइज थी, ग्राउंड्स थे, एक इसेंशियल कंपोनेंट था, कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर इसेंशियल कंपोनेंट था, स्पोर्ट वाला, वो भी सिलसिला कार ख़त्म होता गया जब से ये कम वक्त प्राइवेटाइजेशन आई। मतलब सो हमें दफ्तर ना आना पड़े, हम भी वो टाइम सो के गुजारते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि आप मतलब मेरे से छोटी हैं, बहुत छोटी होंगी, लेकिन आई एम श्योर कि आप उस क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए सुबह शाम उठने के लिए पेरेंट्स एजुकेट यू के सुबह जो वक्त है वो उठने का वक्त है, काम काज करने का वक्त है। तो वो जो क्लास है वो सर्टनली उसके साथ कम देखने आते हैं। हमारी माएँ बहनें जो कि देहातों के अंदर काम करती हैं उनमें देखने के साथ ये है कि उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जिसका आपने तस्करा किया वो भी चीज़ें उनके साथ कम होती हैं। बट दोज पीपल जो कि सूरज के लिए आपने कहा कि विटामिन डी इट इज़ अ वेरी नेचुरल सोर्स जो कि विटामिन डी के लिए, स्किन शाइन के लिए। अभी एक हमारा बड़ा मतलब जस्ट ऑन दी अदर साइड कॉम्प्लेक्स है हमारे कौम के अंदर गोरा रंग होना। गोरा रंग है, धूप के अंदर आएंगे तो तेरा रंग काला हो जाएगा। सो आप डंडे के साथ कहते हो कि कुड़िए तू धूप चना जो कि उनका ब्याह जो करना होता है। सो दीज आर सर्टेन इश्यूज जिसके साथ जिस लड़की की शादी वो धूप में ना बैठे। मतलब आप जैसे लोग जो मशवरा देते हैं माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपका, तो आप बहुत अच्छे अच्छे मुफक्करीन को बुलाते हैं और जो बड़ा शाइनिंग स्किन, रंग ख्याल रखना, ब्ला ब्ला, मतलब सारी चीज़ें जो आप अच्छे अच्छे से कहते हैं। नो डाउट कि एक प्रिटी होना और वाइटनर होना ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो हड्डियों के साथ है, तो विटामिन डी इज़ अ सोर्स कि जो कि हमारी स्किन के ज़रिए से अंदर आता है। एंड डज नॉट मीन बाय कि आपने पूरा का पूरा अपने आप को कवर किया। बच्चे जो होते हैं छोटे जिसके अंदर ये विटामिन डी की कमी और रिकेट्स हम लोग डिजीज़ कहते हैं, तो वी यूज़ टू से कि भी सुबह के वक्त 10-11 बजे से धूप से पहले बच्चे को बिल्कुल आप छोड़ते, मतलब छोटी मोटी चड्डी वड्डी पहनाएंगे और उसको छोड़े ताकि वो सारी स्किन के ज़रिए से विटामिन डी ले सके। सही। तो ये वो सूरत हाल है जिसके लिए फिर आप कंप्यूटर पर जब लोग बैठते हैं, ये बड़ा बदकिस्मती से, अब कहना बदकिस्मती तो क्या, लेकिन इट इज़ नाउ स्टाइल कि आपका आईक्यू लेवल ठीक नहीं होता। बिल्कुल। एंड पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, दीज आर दोस्त जो कि बहुत लंबा लंबा अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने काम के लिए वो लैपटॉप जो उसके साथ, फिर एक जो लैपटॉप का एक और है कि थाइस के ऊपर रख के इधर टांगों पर। बिल्कुल। अब उसमें से जो ये नॉर्मल घरों में हम देखते हैं, सभी लोग ये करते हैं। उसमें से जो हीट जनरेट होती है वो मसल्स को जाके वो डिस्ट्रॉय करती है, मसल को जाके एट्रोफी है, दे कॉज दी एट्रोफी। तो उसके लिए भी कहते हैं कि नीचे कोई ना कोई चीज़ रखनी चाहिए। अब लैपटॉप इट सेल्फ स्पीक्स अबाउट कि जी आपने लैब करना, उसको रखना है। हम तो लैब टॉप लिख देते हैं बट इट इज़ अ लैब। तो वो लैपटॉप जो रखते हैं तो उसके साथ भी जो मसल्स की ये एट्रोफी और ये सारे मसाइल होते हैं। फिर अब खुदा के फजल से ये मोबाइल आ गया और इतनी तरक्की कर दी है कि सब लोग बहुत सरबसजूद होकर आप देखते हैं, लेटा है, मैम आप देखते हैं सरबसजूद, नीचे सर झुका हुआ है और लगता है कि इतनी फरमाबरदार कौम हमारे साथ है कि जब देखो तो पता चलता है प्लेइंग ऑन द मोबाइल। तो उसके साथ जो गर्दन के एक फिक्स पोस्चर्स होते हैं दैट इज़ ओवर देयर कि जो उसको दर्द करवाती है मसल्स के लिए। तो उनके लिए एक मैं समझता हूँ कि डाइट हैबिट्स, अपनी डाइट जो उसको बेहतर रखना चाहिए। डाइट के अंदर आपके बैलेंस डाइट होनी चाहिए। डज नॉट मीन बाय कि आपने किसी रिपाई या ऐसी चीज़ें ही खानी होगी तो फिर उसमें से होगा, या ऐसे स्पेशल अब सप्लीमेंट्स के लिए खातर हमारे कुछ ही दोस्त हैं जो कि बहुत इसको प्रमोट करते हैं कि स्पेशल सप्लीमेंट्स खाएं। वेयरएज़ मेरा मानना ये है कि जब अल्लाह ताला ने इस मतलब खित्ते के अंदर जिसमें हम लोग बस रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास फ्रेश फल भी हैं, हमारे पास सब्जियां भी कदरे। मैं इसी तरफ आने वाली थी। मैं अपने इर्द गिर्द डॉक्टर साहब बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत सारी नौजवान लड़कियां लड़के जो कि कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन की सूरत में। हम अपनी ग़िज़ा बेहतर करके भी तो इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब बात करते हैं, बड़ा अहम मामला है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हड्डियों के दर्द से बचने के लिए, जोड़ों के दर्द से बचने के लिए जो हम एहतियात की बात कर रहे हैं वो ग़िज़ाई कमी कौन सी होती है और किस तरह से अच्छी ग़िज़ा से आप इससे बच सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, बार बार एहतियात की बात करते हैं क्योंकि एहतियात ही इलाज से बेहतर होता है। तो एहतियात आप किस तरह से कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ग़िज़ा से आप ये कमी किस तरह से पूरी कर सकते हैं? देखिए, ये कहना कि ग़िज़ा की कमी, मैं समझता हूँ कि एक तो अभी हमारे यहाँ जो मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग ग्रोथ और मेल न्यूट्रिशन, हम दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान बच्चों को बार-बार माएँ कह रही होती है ना दूध पी लो, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। वो दूध
पीने की माएँ वो कहती हैं जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन आई स्पीक अबाउट दोस्त के जिसके बारे में इमरान खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर जिनके लिए आपने बड़ा प्रेस किया था मैकिन की स्पोर्ट के लिए, तो वो भी मतलब ही लाउडेड अबाउट इट कि माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग ग्रोथ इज़ अ वेरी मेजर इशू ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्री। तो लोगों के पास तो खाने पीने को भी नहीं है, व्हाट टू टॉक अबाउट द मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन एनी हाउ कि अगर हम सस्टेनेबल ऐसे लोगों के लिए कि जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, तो वेरी राइट कि उसके अंदर दूध का बहुत बड़ा किरदार है। दूध खुसूसन बच्चियों के लिए इट इज़ वेरी मच माई डीप कंसर्न कि बच्चियां जब छोटी होती हैं तो उनको बिकॉज दे हैव टू लिव अ लाइफ जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्टिव और सारी चीज़ों के साथ होता है, और फिर वो ऑस्टियोप्रोसिस और जो निज़ाम हमारा है कुदरत की तरफ से उसके लिए इट इज़ वेरी मच इसेंशियल कि बच्चियां जो हैं वो दूध पिएं, अंडा खाएं, मीट खाएं, उसके साथ जो सब्जियां, फल, दैट इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर दोज कि वो इन चीज़ों के साथ वो रखें। ये ग़िज़ा के लिए कहना कि भी ख़ुसूसी तौर पे कोई ऐसी ग़िज़ा हो कि जिसके साथ हम ठीक हो जाएं, वो मेरा मानना है कि जो आपको सब्ज़ियां जो कि उस वक्त की सब्ज़ी है उसको खाना चाहिए। डाइट हैबिट्स आपके जब हम ठीक होने की बात कहते हैं कि लेट नाइट आपको नहीं खाना चाहिए। और मैं ये कहता जाऊँ आपके साथ कि जो हम मतलब फास्ट फूड है, फास्ट फूड इज़ टोटली कंट्राइंडिकेटेड। इसने मतलब बहुत सी कौमों का सत्यानाश किया है एंड वी आर वेरी मच नाउ इन कि अपनी कौम के साथ हम सत्यानाश उसके साथ वो कर रहे हैं। ये जो फास्ट फूड है, बर्गर्स हैं या अलाबला जो भी मतलब उधर से आती हैं, ये चीज़ें हमारे साथ हमारे पट्ठों को, हड्डियों को, जिस्म को एट लार्ज उनको सबको इफ़ेक्ट करती हैं। और ये जो कोला शोला जो हमारे साथ आते हैं, इसके अंदर कभी आप हड्डी डाल के देखें कि हड्डी गल जाएगी। सो दीज आर टोटली अगेंस्ट सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सहल पसंद, जैसा कि मैंने कहा कि ऑफिस से गए और उसके बाद आप लेट गए, उसके बाद खाना भी आपको मिल रहा है और आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है कि आप चल रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान को कितना वक्त अपनी एक्सरसाइज के लिए या फिर अगर आप वॉक आसानी से कर सकते हैं, कितना टाइम निकालना ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए जो समझा जाता है अमूमन साइंस के लिए कहते हैं कि 4 से 6 किलोमीटर जो है इसेंशली हमें रोज़ाना ये करना चाहिए। एंड दे कैलकुलेट कि आपने बेड से होकर वॉशरूम गए, वॉशरूम से गए, टोटल इट इज़ द कैलकुलेशन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी बेहतर यही है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो 20 से 30 मिनट के लिए कम से कम ऐसा कि जिस वॉक करें कि जिसमें आप स्वेट करो, पसीना आना थोड़ा सा वो ज़रूरी है उसके लिए। मतलब आई डोंट से कि ब्रिस्क वॉक और उसके लिए, और बिलखुसूस ऐसे लोगों के लिए कि जिनके कमर में दर्द है, घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, तो दे हैव टू टेक केयर, उनको अपना ये ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि सेहतमंद हैं और अभी ज़िंदगी के शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को 30 से 40 मिनट के लिए बाकायदा तौर पे स्पोर्ट्स के साथ एज अ ब्रिस्क वॉक एंड इफ़ दे प्ले सम गेम्स, जिसके अंदर कोई खेल भी हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, हॉकी हो सकती है, बैडमिंटन, टेबल, जो भी। लेकिन क्रिकेट इज़ नॉट अ दैट गेम कि जिसके अंदर आप समझते हैं, जैसे आप बैठी हैं अगर जो अभी आप कह रही थी, तो क्रिकेट में भी एक बेचारा जो पीछे मेरी तरह खड़ा होगा, खड़ा रहे तो कोई बात नहीं, बाल गुजर जाएगी तो गुजर जाएगी। बट द एक्टिव स्पोर्ट्स, इसको मैं समझता हूँ कि वो वाली हमें ज़रूरी है। एंड इफ़ अभी रवाज भी है और शायद ठीक भी है ये कि जिम वगैरह का इस्तेमाल, लेकिन जिम वगैरह उनके लिए इंडोर जो होती है एक्सरसाइज उनके लिए जहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, जहाँ बारिश होती है, मौसम उनको इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसे करें। हमारे पास तो कतई तौर पे ऐसा कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक बड़ा मतलब आप जैसे सियाने ने किसी ने कहा था कि वो कौमें जिनके ग्राउंड आबाद है उनके हस्पताल वीरान। बिल्कुल। तो ये जो स्पोर्ट्स के लिए एंड मैं मतलब अपने बचपन की बात और जवानी तक भी देखता आया हूँ कि जो ग्राउंड्स के अंदर एक रश और जम्मे गफ़ीर होता था शाम के वक्त आके, और कुछ करे ना करे, मतलब इट वाज एसेंशियल कंपोनेंट के वहाँ पे आएंगे। स्कूल्स के अंदर जो था बाकायदा तौर पे एक पीरियड होता था कि जिसके अंदर ये स्पोर्ट्स और बच्चों को मोटिवेट करके आगे आपके सामने किसी भी स्कूल में प्लेग्राउंड है नहीं और एग्जैक्टली। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की और हमारे मुआशरे के अंदर जो आ गया कि छोटी छोटी कोठियों के अंदर बना के दे दिए गए ये स्कूल से, और अल्लाह जाने कौन हमारे प्लानर है, कौन सी ऐसी हुकूमत है कि जो कि इस तरफ देखते नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, आप कुछ उन चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं जो हमारे अपने हाथ में है। कहीं पर बाजू में दर्द निकल गई, टांग में दर्द हो गई, खुदा न खास्ता हड्डी फ्रैक्चर हो गई, घर में कोई गिर गया, पाँव मुड़ गया, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि आप किसी पहलवान के पास चले जाएं, किसी सियाने के पास चले जाएं और वहाँ से आप पट्टी करा के आ जाएं। ये हम एक्सरे भी नहीं कराते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते कि आया एक्चुअल रीज़न क्या है। बताइएगा इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं आप? देखें, इट इज़ नोन एज क्वैकरी।
ये जो हम पहलवान और नीम हम जो हकीम खतरा सियाना कहते हैं जिसकी खातर इट इज़ अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ क्वैकरी। अब मुआशरे के अंदर ये चूँकि दो चार चीज़ें हैं, एक तो मैं अपने आप को एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी समझता हूँ कि शायद हमारे अंदर भी है कि वाई पीपल हेजिटेट टू कम टू अस। बिल्कुल, ये एक बात सोचने की है कि जो पहलवान है या जो वो सियाना है बैठा हुआ या जो क्वैक बैठे होते हैं, एक तो उनकी लैंग्वेज, उनका जो कॉन्टेक्ट है कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशंस का, गालिबन वो हमसे बेहतर है कि लोग उनके साथ जाके अपना कंफर्ट जोन समझते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है, और दूसरी मुआशरे के अंदर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है कि किसी भी आपको दिखाने जाए अल्लाह के फजल से फीसें वीसें अब इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा कि जो कि आम आदमी की पहुँच में मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। सरकारी अस्पतालों के अंदर चले जाएँ तो वहाँ जो एक तूफ़ान है और प्रेशर्स हैं, वो कोई शरीफ आदमी जो वहाँ पे जाके देखना मतलब अपनी तजलील करने के मुतरादिफ ही है वहाँ पे जो। तो सिस्टम जो वहाँ पे चल रहा है हमारे यहाँ सेहत का, जो कि मैनेजेबल है, मेरा मानना ये है कि इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ डूएबल, लेकिन इसके लिए विल चाहिए। वो बदकिस्मती से हमारे साथ विल ऐसी नहीं है। तो इन सियानाज और उनके साथ आने के लिए सर्टनली कि अगर दर्द है तो लेप कर देंगे, लेप करके फिर पट्टी बांध देते हैं, और ज़्यादा उसके साथ जो होता है जैसे देखें ना तवीज़ धागा गंडा भी तो चलता है ना, लोग ठीक हो जाते हैं, फूक मारी पानी अच्छा, पिया ठीक हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ में बड़ी हैरत होती है कि समटाइम केसेस में लोगों को क्योंकि अपने माइंड सेट की तसल्ली होती है, आधा फर्क पड़ भी जाता है। ऐसे ही पड़ता है डॉक्टर के लिए। अगर मतलब मैं समझता हूँ कि एक मुआलिज या किसी के साथ भी, देखिए दिस ऑल इज अ साइकोपैथ। बिल्कुल, आप अगर साइकोलॉजिकली किसी के साथ बात सुन ही लेते हैं, सिर्फ बात सुनने के साथ आप 50% आप मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपको। बिल्कुल, देखिए शफा तो ये मिन जानब अल्लाह है, और मेरा अफर्म बिलीव है इसकी खातर वही दवाइयाँ हैं वही एक और आदमी देता हो, बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कैसे क्या करते हैं। एंड मोर ओवर उसके साथ जो है कि आप अगर, एक ज़माना था, मैं आपसे शेयर करूं कि डॉक्टर से लोग अपने फैमिली के रिश्ते नाते करने का भी अपने नॉलेज अपने डॉक्टर से पूछते थे। सो दिस वाज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर डॉक्टर के जिसके साथ आने के साथ बदकिस्मती से जैसे मुआशरे के अंदर कोई गिरावट आई है, गालिबन हमारी हेल्थ सर्विसेज में भी वो आई है, लेकिन ये जो हमारे सियाने हैं या जो पहलवान हैं ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्चर है, पीपल हैव नॉट सीन कि उनको पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद सोजन आ रही, उसके मैं शेयर करता हूँ कि मतलब दे टर्न्ड अवे द एम्पुटेशन, कि अगर बाजू है तो बाजू को काटना पड़ा, टांग है तो टांग को काटना पड़ा। तो ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है, के साथ ये बाकायदा तौर पर एविडेंस आया है। लेकिन सर्टनली अगेन इट इज़ द कॉन्फिडेंस इन दैट कि लोग उनके खिलाफ नहीं बात करते, वो कहते हैं नहीं जी बात संजी होना है ऐसे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट द एंड पट्टीज और जो चीज़ें हम करते हैं। लेकिन जो असल चीज़ मैं समझता हूँ कि मॉलेज की खातर कि देयर आर पीपल के जो कि पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ इल्म है और उसी से ही शुरू होके है ये सारा जो प्रोग्रेशन आई हुई है, मतलब हेल्थ स्टडीज़ के अंदर, मेडिकल साइंसेस के अंदर, ये पहले वही पहलवान वही सियाने थे, यही जड़ी बूटियाँ थी और अभी भी वही जड़ी बूटियाँ होती हैं, लेकिन उनको साइंस ने करके अभी कोविड का है तो कोविड की खातर अब जो वैक्सीन की खातर बातें हो रही हैं। सो दिस इज़ अ प्रोसेस और शायद ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम जल्दी करें। 10 साल के अंदर जो एक वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए होता था वो 10 महीने 1 साल के अंदर कर ली। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन कंपेयर्ड। तो इन हुक्मा और इन हुक्मा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये क्वैक्स जो कि पहलवान और हमारे ये होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ पीपल दे डोंट गो फॉर द कॉम्प्लिकेशन। एक मैं छोटी सी आपसे शेयर कर दूं कि जो कॉमनेस्ट हमारे साथ आता है ये कि गर्दन का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, कंधे का दर्द है, घुटने का दर्द है। दीज आर वेरी मच कॉमनेस्ट जो कि हमारे साथ जो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या मेडिकल के शोबा के साथ हमारे साथ वो लोग आते हैं। पाँव के दर्द हैं। एक इसके अंदर जो आपने डाइट का किया, तो डाइट की खातर के नाव चौथा पांचवा मरीज जो है ना, वो यूरिक एसिड एक चीज़ होती है जिसको गंठिया जो कहते हैं, वो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे यहाँ बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और उसकी बुनियादी वजह के अंदर ये हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं जिसके अंदर गोश्त और ऑर्गन, ये जो गलेजियाँ और हम ओजड़ी वोजड़ी ये सारी चीज़ें खाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ाती है। और उसके साथ अगर आप पानी ज़्यादा पिएँ, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ अगर ये वॉश आउट हो जाता है तो चीज़ें बेहतर, और प्लस अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो रखें तो उसके लिए बेहतर होता है। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। आई होप कि आपने अच्छी तरह सुना भी होगा और इन चीज़ों का आप ख्याल भी रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी आपको बताते चलें कि जाती उम्रा इजहार ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात भी आ रही हैं। नमाज जनाजा जो है उसका वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। अभी वहाँ पर सूरत हाल क्या है, हमारे रिपोर्टर इमरान यूनिस वहाँ पे मौजूद हैं। इमरान बताइएगा, तदफीन की तैयारी क्या मुकम्मल कर ली गई है, नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी और कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर इजहार ताज़ियत के लिए आई हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालदा मरहूमा शमीम अख्तर की नमाज जनाजा जो है वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में अदा की जाएगी। और इस वक्त मैं बिल्कुल उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बिल्कुल मेरे पीछे उनकी मैयत जो है वो रखी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर नमाज जनाजा जो है वो उनकी अदा की जाएगी। इस वक्त मरहूमा की मैयत जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी के ही सर्द खाने में मौजूद है और तकरीबन 12 बजे उनकी मैयत जो है यहाँ से जाती उम्रा उनकी रिहाइश गाह पर जाएगी, जहाँ पर जो उनके अहले खाना है, फैमिली मेम्बरान हैं और दीगर अजीज़ व अकारिब हैं वो उनका आखिरी दीदार जो है वो करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 1 बजे दोबारा उनकी मैयत जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी और तकरीबन 1:30 बजे जो है वो कहा यह जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी जाएगी। नमाज जनाजा के लिए इस वक्त जनाजगाह में तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर 3 लेयर जो है वो नमाज जनाजा की अदायगी के लिए बनाई गई हैं। पहली लेयर में शरीफ फैमिली जो है वो नमाज जनाजा अदा करेगी, जबकि दूसरी लेयर में VVIPs जो है वो नमाज जनाजा अदा करेंगे, जबकि जो तीसरी लेयर है वो आम पब्लिक के लिए यहाँ पर रखी गई है कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नमाज जनाजा के लिए एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो यहाँ पर आएंगे, नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। लिहाजा इसलिए जो है वो तीनों लेयर्स को सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से अलहदा करने के लिए यहाँ पर खारदार तारे जो हैं और पाइपिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। तमाम तर इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नून की जो अपनी सिक्योरिटी है उनकी जानिब से भी यहाँ पर तमाम तर इंतजामात को वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखा जा रहा है। फिल वक्त तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जोहर के वक्त जो है वो नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की जाएगी। जी आना, ठीक है, जोहर के वक्त नमाज जनाजा अदा की जाएगी और जैसा कि इमरान यूनिस हमें बता रहे थे कि नमाज जनाजा के लिए तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान यूनिस, आपका आने वाले बुलेटिन में डिटेल से भी नाज़रीन आपको आगाह रखेंगे। अभी चलते हैं हम सेगमेंट की तरफ और जान लेते हैं आज के भाव। नबील हमारे साथ मार्केट से मौजूद हैं। जी नबील, इस वक्त कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ। जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर आपको फलों और सब्जियों के रेट के बारे में बताया जाता है, तो आज हम यहाँ पर जो सब्ज़ी फरोश है उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बात है, सब्ज़ी रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? सर सब्जियाँ मंडी से महंगी नहीं होने से कर सकते हैं, बड़ा लगे ना फ़र्क हो गया उन सस्तियाँ ने के नालों। अच्छा आप बताइए, आज गोभी का क्या रेट है? गोभी का रेट 40 रुपये किलो है। गोभी 40 रुपये किलो है। और शलजम? शलजम 20 रुपये किलो है आज। गाजर? गाजर 40 रुपये किलो है। शिमला मिर्च? वो 200 रुपये किलो है। बैंगन? बैंगन 40 रुपये। मटर? मटर 120 रुपये। आप नहीं समझते कि पिछले दिनों की निस्बत अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी होगी? मटर 200 से 120 रुपये किलो हो गए हैं। मटर पहले 200 थे, आज 8-10 दिन पहले, अब 2 दिन हो गए हैं सस्ते हो गए हैं। तो पब्लिक जो है वो जब आपसे चीज़ें खरीदने के लिए आती है तो महंगाई का रोना तो रोते होंगे? बहुत ज़्यादा रोते हैं। बड़ा आगे नालों बेहतरी होगी, आगे नालों बेहतरी होगी। जी, आपने देखा कि यहाँ पर जो कारोबारी अफराद हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फलों और सब्जियों की कीमतों में जो है वो अब कमी देखने में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद सो मच। और नबील ने आज डिफरेंट अंदाज में दुकानदार से ही हमें पूछ के बता दिया है कि कितनी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं और डिफरेंस हमें बताया है कि पहले कितने रुपए में मिल रही थी और अब कितने रुपए में मिल रही है। खैर कमी है जो कि खुशाइंद है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी मीट रेट्स क्या हैं। जैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी आपको यहाँ पर मिलेगा 450 रुपए किलो में और बीफ बेंस आप खरीद सकेंगे 565 रुपए किलो में। मटन पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 1150 रुपए में। मटन मिंस आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो में। चिकन के रेट क्या हैं? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी वीकेंड है तो आज मजीद कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। जिंदा मुर्गी 211 रुपए किलो में है और इसका बना हुआ गोश्त जो कि 300 रुपए में था अब 306 रुपए किलो में मिलेगा। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं? आगे बढ़ते हैं जी, रिटेल प्राइस में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेरे पास है 176 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं और इसके बाद होलसेल प्राइस हमारे पास है 174 रुपए दर्जन, 2 रुपए कमी के साथ। अगर आप होलसेल पे खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 174 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।
और अगर आप जाएंगे गोरमे पे तो यहाँ से आप 175 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 175 रुपीज़ में। जी तो नाज़रीन, रेट्स तो आपने जान लिए, आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। और एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि सेल्स ऑलमोस्ट शहर में हम हर ब्रांड पे देख रहे हैं। ब्लेस्ड फ्राइडे के हवाले से सेल्स लगाई गई थी, तो हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। वर्दा प्रिंट, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो 50% यहाँ पर ऑफ है। और इसके बाद रंगजा पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कलर के आपको कपड़े मिलते हैं और अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। आइडियाज पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 60% यहाँ पर ऑफ है। और उसके बाद चैनवन पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ से आप फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ सभी ब्रांड्स पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। सो नाज़रीन, सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं ये तो आपने जान लिया। शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, लेकिन घरों में महदूद रहिएगा। अगर कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।